स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Okay, so hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to the next chapter, not next chapter, basically next part of the chapter 9. We'll finish it up today, right? As far as PPT and thereafter crux material is concerned, तो वो तो upload हो जाएगा on this particular Telegram channel. And अगर आपको कोई personal doubt रहेगा, तो as I have told you, all this are now recorded session. तो ask your doubt on this particular Telegram channel of mine. So let's move. Okay, थोड़ा सा बड़ा है. We'll just try to finish up both the topic, जो बहामनी एंड thereafter पोर्तुगीज जो बचा हुआ है, दोनों को बेसिकली विल ट्राई टू रैप इट अप. ओके, तो लेट्स मूव वन बाय वन. सबसे पहले तो विल स्टार्ट विद द बहामनी किंगडम. ना एज फार एज बहामनी किंगडम इज कंसर्न, देन इसका बैकग्राउंड वगैरह एज सच एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एंड फिर इसके ऊपर यूपीएससी ने एज सच कोई सवाल भी नहीं पूछे. सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट इन डिटेल, बट अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वॉट एवर डाटा दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ दिस वॉज द मैप. ये मैप अभी मैंने आपको बहुत बार दिखाया है. तो एज फार एज विजयनगर एम्पायर इज कंसर्न, इसको हमने पहले ही कवर अप करवाया था. दैट 1336 में दिस विजयनगर एम्पायर वाज क्रिएटेड बाय हरिहरान बुक्का. एट द सेम टाइम जब विजयनगर एम्पायर साउथ में बन रहा था, नॉर्थ ऑफ द कृष्णा तुंगभद्रा रिवर जो है, एक सल्तनत बन रही थी, दैट इज बेसिकली बहामनी सल्तनत, विच वॉज क्रिएटेड बाय दिस पर्सन अलाउद्दीन हसन बहामन शाह. एंड ऑन द नेम ऑफ दिस पर्सन इटसेल्फ इसको बहामनी सल्तनत भी बोला जाता है, बिकॉज बहामन इनके नाम में ही है. इट वॉज क्रिएटेड इन 1347. एंड इफ यू लुक एट बोथ ऑफ दिस डेट, देन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ था. मोहम्मद बिन तुगलक का साउथर्न एक्सपीडिशन हमने कवर अप किया था, जिसमें बेसिकली वांटेड टू शिफ्ट कैपिटल टू दौलताबाद, बट दौलताबाद वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इट प्रूव टू बी अ फेलियर वन, और अल्टीमेटली दैट एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ गॉट कोलैप्स बिकॉज ऑब्वियसली एंटायर साउथर्न किंगडम जो है इसके हाथ से जा चुका था. एंड फिर वो क्यों जा चुका था? बिकॉज टू बिग डायनेस्टीज जो साउथ में आ चुकी थी, जिसमें से विजयनगर वी हैव नाउ कवर्ड इलेबोरेटली. बचा पार्ट जो दैट इज बहामनी सल्तनत वी आर गोइंग टू कवर टुडे, एंड देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर पोर्तुगीज, जो इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है. Now, as far as this entire बहामनी किंगडम इज concerned, then एज सच तो एक ज़माने में यूपीएससी में काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, सवाल भी आते थे, बट ऑब्वियसली आजकल जो है यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आते, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट इन डिटेल. तो लेट्स मूव वन बाय वन. 1347 में इट गॉट क्रिएटेड. नाउ हाउ इट वाज क्रिएटेड, इसके ऊपर नहीं जाना है, बट ऑब्वियसली जो साउथर्न बेसिकली एरियाज जो है, वहाँ पे अल्टीमेटली वेरियस जो बेसिकली छोटे छोटे यू कैन से दैट आमिर थे. आमिर का मतलब भी हमने देखा था कि जो छोटे लेवल का अल्टीमेटली मिलिट्री कमांडर होता था, उसको ये लोग आमिर सादा बुलाया करते थे. तो जो मल्टीपल आमिर सादा जो है, उन लोगों ने मल्टीपल लेवल पे, लोकल लेवल पे रिवॉल्ट करना चालू किया when Vijayanagar Empire was created in the southern area, and Muhammad bin Tughlaq was not that much willing to enter into the southern expedition after 1330s onward. तो जो मल्टीपल फिर जो छोटे छोटे आमिर सादा के रिवॉल्ट हुए, इनमें अल्टीमेटली फिर एक इम्पॉर्टेंट आमिर सादा दैट इज अलाउद्दीन हसन बहामन शाह जो है, ही emerged, and by 1347 okay, he successfully carved out kingdom of the Bahmani Sultanate, and he made basically the province or basically the city of Gulbarga as its capital. And by 1347 जैसे इसने पर्टिकुलर अपना किंगडम चालू किया, देन ऑब्वियसली आमिर सादा की रिवॉल्ट जो लोकल लेवल पे चल ही रहे थे, बट धीरे धीरे करके ही सक्सेसफुली स्क्वैंडर्ड ऑल ऑफ दिस रिवॉल्ट एंड ब्रॉट ऑल दिस आमिर ए सादा अंडर हिज मिलिट्री कमांड. And thereafter he had basically created 4 different provinces in his empire: Gulbarga, Daulatabad, Berar and Bidar. This particular 4 provinces are quite important because ultimately later on जब disintegration of the Bahmani Sultanate होगा, यही 4 जो है independent kingdom बन के भी उभर के आए थे बाद में. Thereafter फिर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विजयनगर किंगडम के साथ तो हमेशा चल ही रहा था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जो विजयनगर एंड बहामनी किंगडम जो उनके बीच में हमेशा से ही स्ट्रगल हो रहा था फॉर कृष्णा तुंगभद्रा डोब. एंड आफ्टर फिर जो वेस्टर्न साइड के जो सी पोर्ट है, ये वेस्टर्न सी पोर्ट में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज चौल, एंड चौल के साथ फिर अल्टीमेटली दाभोल, एंड आफ्टर इवन गोवा. तो ये जो बेसिकली इंपॉर्टेंट रीजंस है फॉर द स्ट्रगल इन बिटवीन द बहामनी एंड विजयनगर सल्तनत, तो ये चल ही रहा था बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम. ये एक्सेंचुएट भी हुआ बिकॉज प्रॉपर बहामनी सल्तनत अब बन चुकी थी, एंड जब बहामनी सल्तनत बनेगी देन ऑब्वियसली फिर कृष्णा तुंगभद्रा डोब जो दोनों के बीच का जो बाउंड्री बना है वो, एंड आफ्टर फिर वेस्टर्न सी पोर्ट, ये दोनों के वजह से इनमें झगड़े जो है वो बढ़े. एंड आफ्टर फिर अटैक ऑन वारंगल. वारंगल इज बेसिकली रूल्ड बाय काकातियाज. ये काकातियाज ऑफ वारंगल जो है, इट वाज अर्लियर टाइम पे डिफीटेड बाय मलिक काफूर, इफ यू रिमेंबर, इन बिटवीन 1309 1312 के बीच में जो उसने मल्टीपल साउथर्न एक्सपेडिशन किए थे, उसमें
But obviously, with the fall of the Muhammad bin Tughlaq in southern India, Kakatiyas of Warangal had regained their control, and in that capacity, ultimately, he had forced Kakatiyas of Warangal to accept the suzerainty of the, we can say that, entire Bahmani Sultanate. तो एक basically local area है, that is Kol. ये Kol वाला जो area है, ये भी basically अलाउद्दीन हसन बहामन शाह ने कैप्चर कर लिया था. तो बेसिकली अलाउद्दीन हसन बहामन शाह इज कंसर्न, देन ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ दिस एंटायर डायनेस्टी, एंड फाउंडिंग के साथ साथ फिर अल्टीमेटली he was the person responsible for the creation of the proper empire. तो creation of the proper empire में ultimately he successfully defended against Vijayanagar empire, successfully defeated Kakatiyas of Warangal, and in that capacity जो एरिया है इन बिटवीन यू कैन क्लियरली सी नर्मदा रिवर से लेके कृष्ण तुंगभद्रा के बीच वाला एरिया, ये इसने बेसिकली सक्सेसफुली अपने लिए कार्व आउट कर लिया. अलाउद्दीन हसन बहामन शाह वाज लेटर ऑन सक्सीडेड बाय वेरियस किंग, बट उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है वो है फिरोज शाह बहामनी. नाउ फिरोज शाह बहामनी इज बेसिकली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी. ये ग्रेटेस्ट भी हो सकता था, बट अल्टीमेटली ही गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर. तो अब इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सोर्सेस वी हैव गॉट टू नो दैट दिस पर्सन वाज अ पॉलीमैथ, पॉलीलिंग्विस्टिक पर्सन, and in that capacity ultimately he was well versed in the multiple languages including Telugu, Kannada, Marathi as well as Persian. and फिर ये वाली जो information है काफ़ी important है because it clearly shows that he was a learned man, and learned man होने की वजह से ultimately we can clearly see कि this particular person जो है उसने अल्टीमेटली बेसिकली लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहामनी सल्तनत में चालू करवाया. देर आफ्टर फिर फरिश्ता जो है उसको अल्टीमेटली ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी कहता है, बट ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो है इसको हम लोग अब नहीं मानेंगे बिकॉज इसके एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव सीन लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द लिबरलिज्म, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत बात भी करेंगे. तो एज फार एज कल्चरल डेवलपमेंट इज कंसर्न, देन कल्चरल डेवलपमेंट में ही बेसिकली मेड the South India capital, or basically the South India the basically area of the Islamic dominance, and in that capacity पहले गुलबर्गा में and thereafter दौलताबाद, ये दोनों एरिया में he had basically invited learned person, and during the period of the Firoz Shah himself various learned people settled down this area, and that's why फिर दौलताबाद जो मॉडर्न डे औरंगाबाद या फिर संभाजी नगर है इन महाराष्ट्र, एंड देर आफ्टर फिर गुलबर्गा, ये दोनों वाले जो एरिया है ये प्रॉपर इस्लामिक डोमिनेशन वाले एरिया ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड में बन चुके थे. रिलीजियस टॉलरेंस जो है इसने दिखाया, ही वाज वेल वर्स विद द हिंदू रिलीजियस बिलीफ एज वेल एज क्रिश्चियन रिलीजियस बिलीफ. ये जो ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट जो है ये बेसिकली बाइबल से एसोसिएटेड एस्पेक्ट है, तो ही वाज अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ओल्ड एज वेल एज न्यू टेस्टामेंट, एंड ही ऑल्सो हैड इंट्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ द हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड प्रिसाइजली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोकल हिंदू फ्यूडल लॉर्ड जो है उनको अल्टीमेटली ही हैड गिवन पोजीशन. एनकरेजमेंट ऑफ द साइंस भी इसने अल्टीमेटली करवाया था, दैट एस्ट्रोनॉमी एंड देयर आफ्टर ऑब्जर्वेटरीज जो है दौलताबाद में ही हैड क्रिएटेड. सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द एनी काइंड ऑफ द डायनेस्टी, ये भी इसने अल्टीमेटली बना के रखी थी फॉर द encouragement of the science. तो बेसिकली मल्टीपल एरिनाज में ही हैड मेड सर्टन डेवलपमेंट. पोर्ट डेवलपमेंट भी इसने करवा के रखे थे, दैट इज चौल एंड दाभोल, ये दो प्रिंसिपल पोर्ट थे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डायनेस्टीज टाइम पीरियड और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द फिरोज, एंड ये चौल एंड दाभोल को डेवलप करने का काम जो इसने किया, इसके वजह से फिर अल्टीमेटली जो ट्रेड है साउथ इंडिया का प्रिसाइजली फ्रॉम द पर्शियन गल्फ एंड रेड सी ये इंक्रीज हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली जो हॉर्स ट्रेडिंग है it became prominent in the western part of the empire, and thereafter इसने भी certain form of the expansion जो करके रखा था. जो बेसिकली गोंड ट्राइब है लोकल लेवल पे महाराष्ट्र उड़ीसा के अराउंड जो बेसिकली आपको मिलेगी आज भी, उनका एक लोकल लेवल का राजा था नरसिंह राय, इसको हराया, बट हराने के बाद इसको इसकी टेरिटरी वापस दे दी, एंड इसको बेसिकली अपना फ्यूडल लॉर्ड जो है वो बना लिया. एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट अल्टीमेटली ही हैड डिफीटेड विजयनगर एम्पायर वंस इन 1402, but ultimately 1419 में he got defeated at the hand of the Vijayanagar Empire, and फिर ये जो defeat है at the hand of the Devraya, it basically doomed his entire political career, and by 1422 he was forced to abdicate in favor of his brother, and that basically sums up the entire reign of the Firoz Shah. And Firoz Shah ultimately 1422 में was succeeded by, you can clearly see, his brother Ahmad Shah. Now Ahmad Shah is again a liberal person, and in that capacity इसको वाली भी बोला जाता है because of his effort towards multiple religion as well as his association with the Sufi saint. ये जो Sufi saint है ये basically during the time of the Firoz
यहाँ पे मतलब साउथ इंडिया में आके सिचुएट होने चालू हो गए थे। क्यों सिचुएट हो गए? बिकॉज ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट में हमने देखा था कि वेरियस मैन ऑफ लर्निंग फ्रॉम इराक एंड ईरान जो है फिरोज शाह ने साउथ इंडिया में बुला के रखे थे। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली सूफी सेन जो है उनका प्रेजेंस जब साउथ इंडिया में बढ़ा, देन ऑब्वियसली इनका जो एसोसिएशन है वो अहमद शाह के साथ भी बढ़ा। एंड दैट्स वाई फिर पीपल जो है उन्होंने इसको टाइटल दे के रखा था, दैट इज वाली। वाली मतलब बेसिकली फ्रेंड ऑफ गॉड। एंड इन दैट कैपेसिटी गेसु दराज के फॉलोवर थे ये। एंड फिर गेसु दराज के लिए एक टॉम भी बेसिकली इन्होंने गुलबर्गा में बना के रखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार। तो इनिशियल लेवल का कैपिटल जो है बहामनी सल्तनत का वो हुआ होता था गुलबर्गा में। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बिदार। एंड thereafter he had also defeated Warangal, Kakatiyas of Warangal again, because in the struggle against basically Bahmani dynasty, Warangals had supported Vijayanagar in 1419 का warfare in which Firuz Shah was defeated. So in order to avenge the brother Firuz Shah and in order to avenge the defeat of 1419, ultimately Warangals were forced to surrender and Warangal की neutrality जो है वो वापस से secure करके रखी थी. But apart from that, he never basically went against the Vijayanagar dynasty as such. He tried for it, but ultimately इतना ज़्यादा टाइम जो इसके पास नहीं था, and ultimately this was something related to the Ahmad Shah Wali. And thereafter फिर next important is Mahmud Gawan. Now Mahmud Gawan जो है he was actually prime minister, or we can say that Peshwa. Okay, and in that capacity he was basically finance minister of the empire. Okay, ये पहले finance minister था. Later on he was given the position of the wazir of the empire. But as a finance minister or as a wazir, he had basically served for the 20 years to the Bahmani kingdom. And इसके टाइम पे जो राजा था एक्चुअल में, जो सुल्तान था, उसका नाम था शहाबुद्दीन महमूद. तो शहाबुद्दीन महमूद का बेसिकली इनिशियल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, एंड thereafter he was the wazir of the entire empire. Now as far as Mahmud Gawan is concerned, then he was actually a trader who had arrived into the Bahmani Sultanate at the age of 42, somewhere around that. And in initial way पे since he was a trader, then उसको basically एक टाइटल भी दी के रखा था मलिक उस तज्जर. मलिक उस तज्जर का मतलब होता है चीफ ऑफ मर्चेंट. एंड आफ्टर एज आई टोल्ड यू इनिशियल लेवल पे ये प्राइम मिनिस्टर पेशवा हुआ करते थे. लेटर ऑन ही वाज आल्सो बेसिकली बीइंग प्रमोटेड टू द टाइटल और टू द पोजीशन ऑफ द वजीर. एंड इनको भी एक टाइटल दे के रखा था, दैट इज ख्वाजाए जहान. एंड फिर इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली महमूद गवान जो है ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर और वजीर ऑफ द एम्पायर. ये हमेशा याद रखना है, ही वाज नेवर द सुल्तान. एंड फिर इसके अलावा ही वाज सपोर्टर ऑफ द आर्ट, जिसके ऊपर बात भी करेंगे. एंड आफ्टर अल्टीमेटली ही वाज हैंग्ड बाय द सुल्तान महमूद द थर्ड हिमसेल्फ. ये क्यों किया इसके ऊपर भी बात करेंगे. बट वन बाय वन लेट्स गो. सबसे पहले तो मिलिट्री अचीवमेंट. ना एज फार एज मिलिट्री अचीवमेंट इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली मिलिट्री अचीवमेंट्स वर क्वाइट बिग. जितनी भी सराउंडिंग डायनेस्टीज हुआ करती थी, दैट इज बिदार होगा या फिर बेसिकली दौलताबाद, बेरार, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये सारे के सारे एरियाज बाय द टाइम ऑफ द लेट 15th सेंचुरी रिवॉल्ट करने के ऊपर आ चुके थे अगेंस्ट द बहामनी सल्तनत. बट ये सारे रिवॉल्ट जो है लोकल लेवल पे इसने सप्रेस किए, इंक्लूडिंग ओडिशा एंड आफ्टर खानदेश वाला एरिया जो है वो भी इसने अपने अंडर लाया. He went against Vijayanagar also, and Vijayanagar के अगेन जाके अल्टीमेटली द पोर्ट ऑफ द दाभोल एंड गोवा, जो बेसिकली अर्लियर लेवल पे ये हार चुके थे विजयनगर के हाथ में, ही रीगेन द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टू पोर्ट. एंड फिर इसमें इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे जो गन पाउडर का यूज है वो भी हम लोग को देखा गया है. बट ऑलवेज रिमेंबर फॉर फैक्चुअल पर्पज, ये जो गन पाउडर है इसको इंट्रोडक्शन करने का इंडिया में जो क्रेडिट है वो हमेशा किसी को जाता है, तो बाबर को जाता है, हु हैड इन्वेडेड इंडिया इन 1526. उसके पहले भी इंडिया में गन पाउडर थी, बट फैक्चुअल पर्पस के लिए हमेशा इसी को हम लोग ध्यान इसी के लिए रखेंगे, बिकॉज देर आर मोर एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस फैक्ट. ऑब्वियसली बाबर के पहले भी हम लोग को इंडिया में गन पाउडर मिली है, बट एविडेंसेस जो अभी भी ड्यूबियस है. तो दैट्स बेसिकली हमेशा याद रखना कि अगर गन पाउडर रिलेटेड इंट्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट का क्रेडिट अगर किसी को देना है तो वो बाबर को ही जाएगा, हु हैड यूटिलाइज 20 गन्स और 20 बेसिकली कैनन and as well as multiple matchlock guns in first battle of पानीपत. तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में अल्टीमेटली बाबर ने ये दो चीजें जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी. दैट्स उसको क्रेडिट जाता है, इवन दो वी हैव द एविडेंसेस कि इसके पहले से ही गन पाउडर जो इंडिया में यूज थी. बट नॉनथलेस अल्टीमेटली महमूद गवार ने जब ये दो चीजें या फिर दो एरिया जब कैप्चर किए, तो उसके वजह से अल्टीमेटली फिर किंगडम का जो सी पोर्ट है
या फिर सी ट्रेड है वो बढ़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अल्टीमेटली विजयनगर डायनेस्टी है उनका आर्मी का स्ट्रेंथ भी कम होगा। आर्मी का स्ट्रेंथ कम क्यों होगा? बिकॉज हॉर्सेस का ट्रेड यही से तो हो रहा था। एंड ये जो हॉर्सेस है उनका सडन सप्लाई जो कोलैप्स हो गया विजयनगर डायनेस्टी के लिए बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ दिस पोर्ट, उसके वजह से फिर विजयनगर डायनेस्टी जो है उनकी जो कैवलरी फोर्स है या फिर पूरी की पूरी आर्मी की जो फोर्स है वो डाउन ट्रेड पे चली गई, डाउन ग्रेडिंग पे चली गई। एंड अल्टीमेटली सक्सेसफुली कैप्चर, मतलब महमूद गवान जो है उन्होंने तमिलनाडु में कांची तक का एरिया जो है विजयनगर डायनेस्टी से कैप्चर करके रखा था फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। Obviously, ultimately, he lost this particular territory because of the resurgence of the Vijayanagar Empire later on, under basically we can say that is Krishna Dev Raya. Thereafter फिर इंटरनल रिफॉर्म जो है वो भी इन्होंने करके रखे थे। एज फार एज इंटरनल रिफॉर्म्स आर कंसर्न, देन इंटरनल रिफॉर्म में सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो प्रोविंसेस जो है वो क्रिएट की गए। द प्रोविंसेस ऑफ द बहामनी सल्तनत वर कॉल्ड एज तरफ। ही हैड क्रिएटेड टोटल 8 तरफ एंड फिर हर एक तरफ जो तरफदार के अंडर रखा था। तरफदार के अंडर रखने के साथ साथ जो ओल्ड बेसिकली जो हेड ऑफ द प्रोविंसेस थे या फिर ओल्ड तरफदार जो थे उनको साइडलाइन करके नए तरफदार अपॉइंट करने का काम जो ये भी इन्होंने किया, सो दैट जो ओल्ड तरफदार रिवॉल्ट कर रहे थे वो रिवॉल्ट थोड़े से घटे। अपार्ट फ्रॉम दैट द सैलरीज एंड ऑब्लिगेशंस वेर फिक्स्ड एंड देयरआफ्टर सैलरीज जो है वो इधर कैश या फिर बेसिकली जागीर के थ्रू जो है वो पे की जाती थी। वही वाला पैटर्न था जैसे सल्तनत में हमने देखा था कि जो लो ग्रेड आमिर होगा या फिर लो ग्रेड मिलिट्री कमांडर होगा उसको कैश मिलेगा, हाई ग्रेड मिलिट्री कमांडर जो होगा उसको जागीर मिलेगी। जागीर इज नथिंग बट अ पीस ऑफ लैंड जस्ट लाइक इक्ता, सिंपल। तो एक तो जागीर भी दे सकते हैं या फिर कैश भी दे सकते हैं। एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, बट हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर? ऑब्वियसली महमूद गवान हिमसेल्फ। And that is how he ultimately increased his position also because he had that patronage tool in his hand। किसको कौन सा जागीर देना, किसको कौन सा वाला टेरिटरी है वो देना है। देयर आफ्टर खालिसा जो है वो भी बना के रखा था। हर एक प्रोविंस जो है वो हर एक प्रोविंस में अल्टीमेटली सर्टन लैंड जो है इट विल बी रिजर्व फॉर द सुल्तान। एंड फिर इसको आप खासा ए सुल्तनत भी बोल सकते हो। तो खासा ए सुल्तान या खासा एक सल्तनत ये बेसिकली होता था, जिसको आप खालिसा भी बोल सकते हो। खालिसा लैंड का कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था कि एज फार एज खालिसा लैंड इज कंसर्न then whatever revenue that is being collected via this Khalisa land, it will directly go for the personal expenditure of the Sultan। जो नॉन खालिसा लैंड होता था वहाँ का इनकम जो है वो जाएगा वजीर के पास एंड फिर वजीर जो है एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे के पूरे सल्तनत का वो उन पैसों से कैरी आउट करेगा। thereafter फिर he also wanted to introduce agrarian reform to the tune of the Alauddin Khilji, and for that purpose certain efforts were made in order to calculate the land, and thereafter फिर पूरा का पूरा assessment carry out करने का जो पूरा काम है वो भी इन्होंने चालू करवाया था। Unfortunately it could never get completed, and hence the old method of the revenue collection, that is up to 1/3 of the actual produce that has been taken, इसका जो 1/3 है वही वाली जो सिस्टम इनमें चलती थी। असेसमेंट के लिए इन्होंने ट्राई किया था बट इट वाज नेवर एक्चुअली गॉट सक्सेसफुल। एंड thereafter he was also great patron of the art also, and फिर in that capacity great patron of art का मतलब है बेसिकली वेरियस मॉस्क वेर बिल्ड। मॉस्क जो है वो मदरसा का भी काम करते थे एंड दैट्स फिर मॉस्क या फिर मदरसा जो है इट वाज बेसिकली बिल्ड इन दैट कैपेसिटी। फिर इसके डेकोरेटिव एलिमेंट में पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो हम लोगों को अच्छे खासे लेवल पे दिखा है। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस इन दी आर्किटेक्चर हमको दिखाई दिया है। एंड वेरियस मदरसाज एज यू नो हमने पहले भी इसके ऊपर बात करके रखी है कि मदरसाज जो है ये बेसिकली क्या होता है, देन हायर एजुकेशन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो हायर एजुकेशन इन इस्लामिक फील्ड इज बेसिकली गारंटेड इन मदरसा, एंड फिर मदरसाज हमेशा मॉस्क से ही एसोसिएटेड होते हैं। तो मॉस्क इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ मदरसा। ये वाला जो एस्पेक्ट है वो भी साउथ में इंट्रोड्यूस करने का काम जो है वो महमूद गवान को ही जाता है। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली महमूद गवान का हुआ क्या, तो जो बेसिकली नोबिलिटी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे सल्तनत में हमने देखा था कि सल्तनत में जो नोबिलिटी का कॉम्पोजिशन था उसकी वजह से देयर वाज अंडर करंट प्रॉब्लम इन द एंटायर दिल्ली सल्तनत। तो वैसे ही बहामनी सल्तनत में भी ये प्रॉब्लम था। एंड फिर ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला था बिकॉज ये वाला जो प्रॉब्लम था वो इनसाइडर आउटसाइडर वाला था। इनसाइडर आउटसाइडर मतलब द नोबिलिटी वॉज डिवाइडेड इंटू अफकी एंड देयर आफ्टर दक्खनी। दक्खनीज वर कंसिडर्ड एज अ इंडिजीनियस, अफकीज जो है इनको बेसिकली आउटसाइडर्स कंसिडर किया जाता था। एंड फिर महमूद गवान जो है ही वॉज बेसिकली
Afki, and that's why फिर ultimately he fell to the intrigues by the दक्खनी सल्तनत या फिर दक्खनी नोबिलिटी। तो दक्खनी नोबिलिटी ने अल्टीमेटली सुल्तान महमूद द थर्ड के कान भर दिए, एंड आफ्टर सुल्तान जो है ही गॉट ऑन टू द साइड ऑफ द दक्खनी नोबिलिटी, एंड अल्टीमेटली महमूद गवान जो ही वॉज हैंग्ड, एंड वंस ही वॉज हैंग्ड अल्टीमेटली इन 1482, तो अलॉन्ग विथ एंटायर वी कैन से दैट महमूद गवान द फॉर्चून ऑफ द दक्खनी सल्तनत जो कोलैप्स हो गई बाय द टाइम ऑफ द 1488 से लेके 1490 के बीच में। अल्टीमेटली एंटायर बहामनी किंगडम जो है इट गॉट कोलैप्स एंड इट गॉट डिवाइडेड इनटू 5 प्रिंसिपैलिटी, दैट इज गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार। एंड इसमें भी अल्टीमेटली फिर बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर जो है वो लीडिंग प्रिंसिपैलिटीज बनी। अल्टीमेटली ये तीनों प्रिंसिपैलिटीज है 17th सेंचुरी में मुगलों ने कैप्चर कर ली, तो वो जो है बाद में लेटर ऑन इनको भी कवर कर ही लेंगे। बट इन एनी केस अल्टीमेटली जो 5 प्रिंसिपैलिटीज जो है, ये 5 प्रिंसिपैलिटीज जो है इनिशियल लेवल पे दे एक्टेड एज अ प्रोविंस ऑफ द एंटायर बहामनी किंगडम, बट लेटर ऑन जैसे महमूद गवान फेल, ही वाज द लास्ट पर्सन हु कुड हैव केप्ट दिस एंटायर डायनेस्टी यूनाइटेड। पर जैसे ही महमूद गवान फेल हुआ, देन ऑब्वियसली जो लोकल लेवल के रिवॉल्ट जो बेसिकली 150 साल पहले चल रहे थे, वैसे ही लोकल लेवल के रिवॉल्ट वापस चालू हुए, एंड फिर यही लोकल लेवल के रिवॉल्ट को फायदा उठा के अल्टीमेटली we can see various different principalities जो है they basically got their independence, and फिर वही है अल्टीमेटली लेगेसी। एनसीईआरटी ने इसके ऊपर भी 1-2 पॉइंट देके रखे, ये अल्टीमेटली लेगेसी वही है। बहामनी सल्तनत बिकेम द ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, एंड इन दैट कैपेसिटी जो इस्लामिक कल्चर है साउथ इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे फैलाने का काम जो है वो बहामनी सल्तनत ने ही किया। इट इज़ बहामनी सल्तनत हु हैड पैट्रोनाइज्ड द बिग regional centers in the southern India, गुलबर्गा, बिदार, thereafter even we can consider औरंगाबाद हो सकता है, अहमदनगर हो सकता है, all these particular dynasties or all these particular important cities were patronized at the earliest level by the Bahmani Sultanate, and in that capacity it became the cultural bridge in between northern and southern India. And apart from that, influence of the Mughal culture also was basically imparted or it also got spreaded in the South India because of the Bahmani Sultanate, and फिर उनके बाद जो आई हुई जो डेक्कनी सुल्तनत उनके थ्रू। तो ये जो 2 पॉइंट है दैट यू कैन टॉक अबाउट लेगेसी। भले ही वो मुगल कल्चर वाला पॉइंट इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना सेंस नहीं करता, बट अब दे के रखा है तो करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली मुगल केम इनटू इंडिया इन 1526। बाय द टाइम ऑफ द 1526 ये बहामनी सल्तनत पूरी खत्म हो चुकी थी, राइट। तो ये बेसिकली जो ईयर्स है इसमें ही बहामनी सल्तनत खत्म हो गई थी, बट पता नहीं है क्यों देके रखा है। अब देके रखा है इसलिए मैंने दिया है, यू कैन जस्ट लुक एट इट, बट मुझे नहीं लगता यूपीएससी ऐसा कुछ पूछेगी, बट अब दिया है तो बेसिकली आई हैव गिवन इट, एंड दैट सम्स अप दिस एंटायर बहामनी सल्तनत। तो बहामनी सल्तनत इज बेसिकली नॉट दैट सिग्निफिकेंट। इसमें से अगर सवाल आएगा भी तो महमूद गवान इज द पर्सन दैट यू शॉल बी लुकिंग इनटू। अदरवाइज फिर एक क्रोनोलॉजी आ सकती है जो बेसिकली किंग है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, देयर आफ्टर फिर ये जो है दैट इज फिरोज शाह, एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली अहमद शाह वाली, एंड देयर आफ्टर फिर महमूद गवान का जो बेसिकली रूलर था दैट इज शहाबुद्दीन महमूद द थर्ड। तो ये बेसिकली बस क्रोनोलॉजी याद रख लेना, एंड देयर आफ्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो हमने अभी डिस्कस किए थे रिलेटेड टू ईच एंड एवरी किंग, बस उतने याद रख लेना। वैसे यूपीएससी ने एक सवाल यहाँ से पूछा है दैट इज चौल एंड दाभोल, ये बेसिकली वेस्टर्न पोर्ट है या फिर ईस्टर्न पोर्ट है इसके ऊपर, एंड इट वाज ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट। इन्हीं के ऊपर अल्टीमेटली सारा का सारा जो झगड़ा है इन बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहामनीड एम्पायर चल रहा था। एंड ये झगड़ा भी क्यों चल रहा था, बिकॉज अल्टीमेटली ये वेस्टर्न सी पोर्ट जिसके हाथ में होंगे दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी विल कंट्रोल द एंटायर हॉर्स ट्रेड, एंड फिर हॉर्स ट्रेड वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली कैवलरी है, दैट कैवलरी के बेसिस पे आर्मी की स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन की जाती थी, राइट, एंड दैट सम्स अप द एंटायर बहामनीड डायनेस्टी। सो नाउ we'll move on to the next topic of this particular chapter itself, that is Portuguese. Portuguese are quite significant one. 1498 में अल्टीमेटली वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया। इसको डिस्कवरी नहीं बोल सकते आप, ही बेसिकली डिस्कवर्ड नॉट इंडिया, ही बेसिकली डिस्कवर्ड द ट्रेड रूट टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बारे में इसके पहले 1498 के पहले लोगों को पता नहीं था। हमने देखा था कि ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम इंडिया के ऊपर मल्टीपल इन्वेजन जो हो चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्शियन से लेके अभी के लिए सल्तनत तक मल्टीपल इन्वेजन जो इंडिया में हो चुके हैं, एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलवेज अवेयर ऑफ इंडिया, and that's why it will be very much folly or very much wrong to say that Vasco da Gama discovered India. No, West was aware of India, but something must have happened जिसके वजह से फिर इंडिया एंड thereafter वेस्ट का कॉन्टैक्ट टूटा होगा, एंड फिर इसी के वजह से अल्टीमेटली ये जो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज हैं
इनको अब बेसिकली इंडिया के लिए नए ट्रेडिंग रूट जो है वो ढूंढने पड़े, एंड फिर ये नए ट्रेडिंग रूट जो है वो डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है वो जाता है वास्को द गामा को। अल्टीमेटली वास्को द गामा 1498 में ओके कैलिकट या फिर कोचीन के अराउंड जो है बेसिकली लैंड हुआ, एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली दिस वाज अ मार्की इवेंट इन द सेंस दैट यही पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जहां से फिर अल्टीमेटली इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वेस्टर्न कल्चर्स के साथ बढ़ा, अपार्ट फ्रॉम पोर्तुगीज। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम पहले डच, देयर आफ्टर ब्रिटिश, देयर आफ्टर डेन्स एंड देयर आफ्टर फ्रेंच इंडिया में आए। ये जो 5 सुपर पावर है एज फार एज यूरोप इज कंसर्न, इन्होंने फिर इंडिया को भी कैप्चर करने का कुछ ना कुछ तो ट्राई किया, जिसमें अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम सक्सेसफुल, एंड आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्बार्क्ड अपॉन क्रिएटिंग ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो वो जो है प्रोसेस धीरे धीरे आगे जाएंगे तब बात करेंगे। बट इन एनी केस अल्टीमेटली पोर्तुगीज अराइव्ड इनटू इंडिया इन 1498, एंड 1498 में अराइव करने के बाद अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट इंडिया फॉर देयर बेनिफिट। अब वो कैसे किया उसके ऊपर धीरे धीरे जो है बात करेंगे। बट वन बाय वन सबसे पहले व्हाट लेड फॉर द पोर्तुगीज और व्हाट लेड बेसिकली द इंक्रीज और द कॉन्टैक्ट ऑफ द पोर्तुगीज और द अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज इन आवर कंट्री, उसके ऊपर देखते। सबसे पहले पीरियड ऑफ रेनेसां। तो जो रेनेसांस या फिर रेनेसॉ जो बोला जाता है, ये पर्टिकुलर पीरियड जो है 13 सेंचुरी के अराउंड यूरोप में चालू हुआ। ये 13 सेंचुरी में जो पीरियड चालू हुआ था, रेनेसा का मतलब क्या है? रेनेसॉ इज नथिंग बट अ क्रिटिसिज्म ऑफ द रिलीजन। ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ द रिलीजन जो है बेसिकली, इसी को आप बोलोगे रेनेसॉ। एंड फिर जब रिलीजन क्रिटिसिज्म या फिर रिलीजन का जब क्रिटिसिज्म होने लगेगा, देन जो रिलीजन के थ्रू जो मैल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में आई है, उनका भी अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म होगा। रेनेसॉ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, उसमें इन डिटेल नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली इट एवरीथिंग स्टार्टेड विद दांते एंड हिज डिवाइन कॉमेडी। इटालियन बेसिकली फिलोसोफर है दांते, उसने एक बुक लिखा था डिवाइन कॉमेडी, विच बेसिकली शोज द रिलेशन ऑफ द मैन सोल एंड दर आफ्टर यूनिवर्स। एंड इन दिस पर्टिकुलर डिवाइन कॉमेडी अल्टीमेटली दांते ने है अर्लीस्ट लेवल पे बाइबल एंड एसोसिएटेड क्रिश्चियन प्रिंसिपल है उसके ऊपर कॉमेडी कर दी थी, मतलब रिलीजन को क्रिटिसाइज करना चालू किया था। जैसे ही रिलीजन को क्रिटिसाइज करना चालू किया, देन ऑब्वियसली जो चर्च का होल्ड है ऑन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, ये होल्ड कम होना चालू हुआ, एंड पीपल स्टार्टेड टू बिकम मटेरियलिस्टिक इन नेचर। एंड जब लोग मटेरियलिस्टिक होने लग गए, देन ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा? ट्रेड पे पड़ेगा, बिकॉज मटेरियलिज्म मतलब ऑब्वियसली मनी। तो दिस इज समथिंग दैट वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट कि रेनेसॉ जो है वो पीरियड के वजह से जो मटेरियलिज्म जो चालू हुआ, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था। एंड फिर ये मटेरियलिज्म में 2 चीज़ अगर हम लोग को देखनी है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इसमें सबसे पहले कॉटन, एंड देयर आफ्टर फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बेसिकली स्पाइसेस। तो ये जो कॉटन एंड स्पाइसेस जो है, ये दोनों एस्पेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज फार एज कॉटन एंड स्पाइसेस आर कंसर्न, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका मटेरियल प्रोग्रेस होगा सोसाइटी का, देन ट्रेड जो वो बढ़ेगा, एंड फिर धंधा या फिर ट्रेड आप कौन से आइटम में करोगे? आप वही आइटम में करोगे ना जो आइटम आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। एंड फिर ये आइटम में अल्टीमेटली कॉटन जो हर एक बंदे को लगता है, एंड आफ्टर स्पाइसेस, ये स्पाइसेस भी हर एक बंदे को लगता था, बिकॉज रेनेसॉ की वजह से लोगों का जो नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है ये बढ़ गया। पीपल स्टार्टेड टू कंज्यूम मोर नॉन वेज, एंड जब आपके खाने में नॉन वेज बढ़ेगा, देन नॉन वेज के लिए आपको प्रिजर्वेंट भी लगेंगे। तो रॉ नॉन वेज को आप प्रिजर्व कैसे करोगे, राइट? ये प्रिजर्वेशन के लिए आपके पास रेफ्रिजरेटर तो उस जमाने में थे नहीं, एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली ये नॉन वेज को प्रिजर्व करने के लिए अल्टीमेटली स्पाइसेस का जो डिमांड है वो बेसिकली यूरोप में अच्छे खासे लेवल पे बढ़ गया। नाउ यू कैन क्लियरली इमेजिन, अगर आपने आज की यूरोपियन सोसाइटी देखी तो आज भी बेसिकली हर दिन नॉनवेज खाते ये लोग, एंड फिर इन दैट कैपेसिटी नॉनवेज के लिए प्रिजर्वेंट आपको लगेंगे, एंड फिर ये प्रिजर्वेंट मतलब स्पाइसेस जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑब्वियसली ईस्ट में। एंड फिर ये जो दोनों कमोडिटीज जो है, इट इज़ नॉट इंडिया, इट इज़ बेसिकली एंटायर ईस्ट। सिंपल, यहाँ से ही सबसे ज़्यादा आती थी। अगर आप आज भी देखोगे देन ट्रेडिशनल लेवल पे इंडिया इज़ नॉट द वन ऑफ द बेसिकली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पाइस, इट इज़ बेसिकली इंडोनेशिया। इनका हमेशा से फोकस इंडोनेशिया के ऊपर था, कभी मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट इन एनी केस अल्टीमेटली ये जो स्पाइसेस ट्रेड जो है एंड देयर आफ्टर कॉटन ट्रेड जो ईस्ट के साथ काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। एक ज़माने में ये सारी की सारी ईस्टर्न की जो ट्रेड थी वो इस्लामिक या फिर मुस्लिम मर्चेंट है वो डोमिनेट करते थे। इंडिया के वेस्टर्न सी पोर्ट जो है, यहाँ से बेसिकली सारा माल कलेक्ट करके अल्टीमेटली यूरोप में ट्रांसफ़र किया जाता था वाया रेड सी एंड देयर आफ्टर पर्शियन गल्फ। एंड फिर ये जो मुस्लिम ट्रेडर जो थे, दे ऑलवेज एक्टेड एज अ मिडल मैन,
एंड फिर ये जो मुस्लिम ट्रेडर है इनके सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट हुआ करते थे विद द यूरोपियन ट्रेडर, एंड दैट इज हाउ बेसिकली यूरोप को अपना माल जो है वो मिल जाता था. बट सिचुएशन स्टार्टेड टू चेंज विद द अराइवल ऑफ द ऑटोमन टर्क. एंड फिर ये ऑटोमन टर्क जो है ये काफी सिग्निफिकेंट है. थोड़ा सा मैप में देखेंगे. ओके, तो ऑटोमन टर्क जो है इन्होंने अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो ट्रेड पैटर्न है वो डिसरप्ट कर लिया. डिसरप्ट कर लिया मतलब बेसिकली 1441 से लेके 1453 जो मल्टीपल इन्वेजन ऑटोमन एम्पायर ने किए इन द सेंट्रल एशिया, इसमें अल्टीमेटली दे सक्सेसफुली कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल. एंड फिर ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इट इज बेसिकली मॉडर्न डे इस्तांबुल. ये एक जमाने में मतलब इसके पहले जो है बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर आया करता था. बाइजेंटाइन एम्पायर वाज अ क्रिश्चियन एम्पायर. अभी क्रिश्चियन एम्पायर हार चुकी थी एट द हैंड ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, एंड इन दैट कैपेसिटी कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल जो है इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. बिकॉज आप ये वाला एरिया देखोगे, दिस इज बेसिकली और कॉन्स्टेंटिनोपल. एंड फिर ये वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया है ये बेसिकली ऑटोमन टर्क ने बाय 1453 कैप्चर कर लिया. एंड फिर जैसे ही कैप्चर कर लिया अंडर द नेम ऑफ जिहाद या फिर रिलीजियस वॉरफेयर, अल्टीमेटली दे स्टेटेड कि भाई अब क्रिश्चियन लोगों के साथ जो है हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे. एंड दैट प्रूव्ड आउट टू बी अ गेम चेंजर. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपने मैप देखा तो बाय 1453 ये ट्रेड जो है बेसिकली चल रहा था. इंडिया हो या फिर चाइना हो, इनके थ्रू यू कैन क्लियरली सी एंशियंट सिल्क रूट जो है अल्टीमेटली बीजिंग से जो चालू होता था, देर आफ्टर अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया से अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल से आगे यूरोप में चलता था. बट अब ये पूरा का पूरा जो ट्रेड रूट जो है, ये पूरा का पूरा जो ट्रेड रूट है ये अल्टीमेटली खत्म होना जो है चालू हो गया. क्यों? बिकॉज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड बिकॉज दिस एंटायर एरिया जो है अभी ओटोमन टर्क के अंडर आ चुका था. तो बेसिकली ईस्टर्न का ट्रेड जो है ओवरलैंड भी अब नहीं जा पा रहा है, पर्शियन गल्फ के थ्रू भी नहीं जा पा रहा है, रेड सी के थ्रू भी नहीं जा पा रहा है. एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली यूरोपियन पावर जो है दे वर फोर्स्ड टू सर्च द न्यू एरियाज या फिर न्यू बेसिकली व्हाट यू कैन से इज दैट द ट्रेड रूट अक्रॉस द ईस्टर्न कंट्रीज. एंड दैट्स व्हाई फिर यू कैन क्लियरली सी 1453 1460s ऑनवर्ड मल्टीपल एक्सपीडिशन जो है वो यूरोपियन प्राइवेट ट्रेडर या फिर यूरोपियन एंटरप्रेन्योर जो उन्होंने ईस्टर्न के लिए छोड़े. एंड फिर यू कैन क्लियरली सी इन द मैप अब ये वाला एरिया जो हाथ के बाहर जा चुका था, ये तो पूरा एरिया ऑटोमन टर्क के अंडर आ चुका था, तो यहाँ से ट्रेड नहीं होगी. एंड दैट्स व्हाई फिर अब ये वाली जो कंट्रीज है उनको ईस्टर्न के लिए जो नए नए ट्रेडिंग रूट है वो ढूंढने थे. एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली मल्टीपल एक्सपीडिशंस वर सेंट, जिसमें अल्टीमेटली फिर वास्को द गामा का जो एक्सपीडिशन है जो बेसिकली पोर्तुगाल से निकला था, एंड फिर पोर्तुगाल से अल्टीमेटली इट रीच टू कैलिकट इन 1498. ये काफी सिग्निफिकेंट है. तो दैट्स आई टोल्ड यू कि वास्को द गामा नेवर डिस्कवर्ड इंडिया. इनको इंडिया पहले ही पता था, बस इंडिया के साथ ट्रेड बंद हो गया था बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द ऑटोमन टर्क. एंड ऑटोमन टर्क जैसे ही आ गए यहाँ पे 1453 के अराउंड, अल्टीमेटली उन्होंने नॉन इस्लामिक मतलब क्रिश्चियन ये जो है एरियाज जो उनके साथ ट्रेड बंद कर दिया. एंड दैट्स अल्टीमेटली द क्रिश्चियन ट्रेडर जो है दैट इज यूरोपियन ट्रेडर्स दे वर नाउ फोर्स्ड टू अंडरटेक न्यू वोयाजेस दैट इज बेसिकली सी ट्रेड अक्रॉस द ईस्टर्न कंट्रीज. एंड इसी में अल्टीमेटली फिर वास्को द गामा जो है अल्टीमेटली इंडिया में आ गया. बट इन एनी केस दिस वाज बेसिकली क्वाइट सिग्निफिकेंट इवेंट वी कैन से दैट. एंड दैट्स फिर एक्सपेंशन ऑफ द टर्क जो है ये भी बेसिकली वन ऑफ द रीजन है कि भाई पोर्तुगीज अराइव्ड इनटू इंडिया. सबसे पहले रेनेसॉ की वजह से अल्टीमेटली मटेरियलिज्म के वजह से अल्टीमेटली ट्रेड जो सबसे ज़्यादा होगा स्पाइसेस, एंड आफ्टर फिर कॉटन का. कॉटन बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन रिक्वायर कॉटन. स्पाइसेस बिकॉज खाने में नॉनवेज बढ़ गया था, एंड फिर नॉनवेज जब बढ़ेगा देन प्रिजर्वन भी आपको लगेंगे, स्पाइसेस लगेंगे. दैट्स एंड अल्टीमेटली ट्रेड चल भी रहा था बट ये ट्रेड कोलैप्स हो गया 1453 ऑनवर्ड बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द ऑटोमन टर्क. एंड फिर ऑटोमन टर्क आने की वजह से ट्रेड जो है पूरा का पूरा बंद पड़ गया. एंड दैट्स व्हाई फिर अर्लीस्ट लेवल पे लॉट्स ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू कांटेक्ट विद इंडिया, जिसमें बार्थोलोमो डियाज जो है उसका बेसिकली एक्सपीडिशन काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ही हैड डिस्कवर्ड अ वे अप टू केप ऑफ गुड होप. यही केप ऑफ गुड होप जो है उसको अल्टीमेटली यूज करके लेटर ऑन वास्को द गामा जो है 1498 में इंडिया में आया. राइट, केप ऑफ गुड होप इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर एरिया. यहाँ पे बेसिकली एक पोर्ट है केप ऑफ गुड होप नाम का. तो ये बेसिकली 1488 में बार्थोलोमो डियाज को पता चल गया था. एंड देयर आफ्टर फिर वास्को द गामा ने यही वाला रूट यूज करके अल्टीमेटली इंडिया जो है उसको डिस्कवर कर लिया. एंड दिस आर बेसिकली द फैक्टर
that why Portuguese ultimately arrived into India or why Portuguese basically came into India. Thereafter फिर once they were in the India, then obviously India में आने के बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे. Then सबसे पहले 1498 में when basically Vasco da Gama arrived into Calicut, तो local ruler was Zamorin. तो Zamorin ruler के साथ ultimately he established contact and he carried out certain basically trade across the entire western ports of the India, जिसमें उसको अच्छा खासा फायदा भी हुआ. But ultimately 1498 में once he went back, thereafter उसके जो successor है those were quite important. जो सबसे पहला जो है पेड्रो काब्राल. नाउ पेड्रो काब्राल जो है अल्टीमेटली दिस पर्सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे वास्को द गामा डिस्कवर्ड ट्रेड रूट टू इंडिया, काब्राल हैड डिस्कवर्ड ट्रेड रूट टू ब्राजील, and this is something quite important. Once he had discovered trade route to Brazil, thereafter at the instance of the Portuguese king, he had arrived into India. And India में आने के बाद ultimately he was the person जिसने ultimately we can say that gun boat diplomacy जो है चालू की. अब इनकी जो बेसिकली शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी होती थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती थी. बेसिकली यूरोपियन शिप जो है बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हैड लर्न द आर्ट ऑफ माउंटिंग कैनन्स इनटू द शिप. एंड जब कैनन्स मतलब जो तोफ है आपकी वो आप शिप पे बैठ के रखोगे, देन दिस वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट. फिर ये लोग इंडिया में आते थे, जो कोस्टल एरिया जो है उसमें बेसिकली राजा को डराते धमकाते थे. अगर राजा माना तो ठीक, नहीं माना तो शिप में जाएंगे, शिप से अल्टीमेटली कोस्टल एरिया में जाएंगे, वहाँ से कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट जो है कोस्टल सिटी पे करते रहेंगे. अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडियन किंग उसके पास शिप्स है ही नहीं, या फिर है तो भी वो एकदम लो लेवल के है, जो चप्पू पे चलने वाली जो नौका होती है वैसे वाले है. एंड दैट्स अल्टीमेटली इंडियन रूलर है, उसको सरेंडर करना ही पड़ता था. इसको आप बोलोगे गन बोट डिप्लोमेसी, कि अल्टीमेटली डिप्लोमेसी में गन बोट जो है वो यूज होती थी कि आप हमारी बात मानो वरना वी विल गो बैक टू द सी एंड बम्बार्ड यूर सिटी अनलेस एंड अनटिल यू लिसन टू अस. तो ये वाली जो डिप्लोमेसी है ये काबराल के टाइम पे ही चालू हुई थी. एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली ही स्टार्टेड अ फैक्ट्री एट कैलिकट. फैक्ट्री सिस्टम है इसके ऊपर जब कभी मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो इलेबोरेट वे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग. ओके. एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली उसने मल्टीपल अरब शिप्स एंड देयर आफ्टर लोकल शिप जो है उसको भी डिस्ट्रॉय करके रखा था. एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द काबराल. काबराल के बाद अल्टीमेटली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो आया, एंड ही वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट रूलर एज फार एज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इज कंसर्न. देन आफ्टर ये जो बंदा है इसका एक ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आपको याद रखना है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द ब्लू वाटर पॉलिसी. एंड फिर ब्लू वाटर पॉलिसी इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. अल्मीडा का कहना था कि अगर हम लोग इंडिया में देखें तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर के साथ साथ एक बहामनीड एम्पायर है, ये साउथ में है. एंड फिर साउथ से अगर हम लोग नॉर्थ में जाते तो नॉर्थ में सल्तनत बैठी हुई है. तो इन दैट कैपेसिटी ये जो तीनों इंपॉर्टेंट एंटिटीज है इंडिया में, इसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बाय गोइंग इनटू द लैंड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट ऑल दिस थ्री रूलर, बीट विजयनगर, बीट बहामनी, बीट सल्तनत, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ओवरसीज ट्रेड. तो हम क्या करेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी के अराउंड जो इंडियन ओशियन ट्रेड जो है, ये इंडियन ओशियन ट्रेड जो है इसको कैप्चर कर लेंगे. And in that capacity ultimately this become the hallmark of the Portuguese rule in our country. Why Portuguese could never succeed into India, the single-handed credit goes to this fellow, that is basically Almeida. Because of his blue water policy ultimately Portuguese जो है उन्होंने इंटीरियर ऑफ इंडिया के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया. their focus was basically always associated, or it was basically always affiliated to what we can say is that basically entire ओशियन और इंडियन ओशियन. तो इंडियन ओशियन के ऊपर ही हमेशा इनका फोकस था, इंडियन ओशियन ही इनको कैप्चर करना था. एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली रेड सी से लेके पूरा का पूरा ये जो है बेसिकली ये वाला एरिया है, यहाँ से लेके रेड सी एंड देयर आफ्टर फिर पर्शियन गल्फ वाले जो एरियाज है यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट जो है इन्होंने कैप्चर करने चालू किए. तो स्ट्रैट ऑफ मलाक्का, देयर आफ्टर इंडिया में यू कैन क्लियरली सी गोवा, गोवा के अलावा फिर दीव दमन, दादरा एंड नगर हवेली, तो ये वाली जो टेरिटरी इन्होंने कैप्चर कर ली. एंड देयर आफ्टर फिर एंट्री पोर्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड देयर आफ्टर रेड सी, ये वाला जो एरिया जो है ये भी पूरा का पूरा जो इन्होंने कैप्चर कर लिया. एंड दैट्स व्हाई फिर यू कैन क्लियरली सी इन द मैप कि ये जो बेसिकली पिंकिश एरिया जो ये सारा का सारा किन का एरिया है, पोर्तुगीज टेरिटरीज है. तो इन्होंने बेसिकली काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बेसिकली कैप्चर करके रखे थे ताकि जितना भी इंडियन ओशियन का जो ट्रेड है ये सारा का सारा पोर्तुगीज का ही हो. एंड फिर ये ट्रेड इन्होंने कैप्चर कैसे किया इसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में, बट दैट इज व्हाट बेसिकली द ब्लू वाटर पॉलिसी इज, कि नेवल सुपीरियोरिटी लाएंगे इंडिया में. नेवल सुपीरियोरिटी इज इंपॉर्टेंट. व्हाई नेवल सुपीरियोरिटी इज इंपॉर्टेंट,
बिकॉज अल्टीमेटली ये नेवल सुपीरियोरिटी के वजह से ही सारा का सारा जो बेसिकली पोर्तुगीज ट्रेड बेनिफिट है वो होने वाला था। इंटीरियर ऑफ इंडिया में जाएंगे तो बड़ी डायनेस्टीज है, उनको हम लोग नहीं हरा पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अल्टीमेटली इसने नेवल सुपीरियोरिटी अपनी दिखाई भी थी कि कंबाइन आर्मीज ऑफ द इजिप्ट एंड आफ्टर गुजरात के जो बेसिकली शाह रूलर है, बहादुर शाह नाम था उसका, इनके ऊपर भी पढ़ेंगे बाद में, इनकी कंबाइन बेसिकली नेवल फोर्सेस को हराया था। 1507 में हराते वक्त उसका बेटा मारा गया था एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली इसने कंप्लीट डिस्ट्रॉय जो है गुजरात एंड इजिप्शियन नेवी जो है उसको करके रखा था। फिर इसी बंदे ने स्ट्राइट ऑफ मलाक्का, देयर आफ्टर गल्फ ऑफ अडीन एंड देयर आफ्टर फिर होर्मज जो एंट्री पॉइंट ऑफ द रेड सी पर्शियन गल्फ एंड देयर आफ्टर फिर जो साउथ ईस्ट एशिया दैट इज मलाक्का जो है वो भी कैप्चर करके रखा था। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली पोर्तुगीज जो है उनकी इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी और शुरू होगी। एंड अंडर ब्लू वाटर पॉलिसी अल्टीमेटली नेवल सुपीरियोरिटी करेंगे, नेवल सुपीरियोरिटी के थ्रू अल्टीमेटली ट्रेड कैप्चर करेंगे, दैट वाज देयर प्लान। बिकॉज इनलैंड जो पावर्स है दोज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट और दोज पावर्स आर क्वाइट बिग, जिनके खिलाफ ये लोग जाना नहीं चाहते थे। देयर आफ्टर फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इज अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट रूलर। नाउ इट वाज बेसिकली अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जिसने अल्टीमेटली इंडिया में जो है बेसिकली यू कैन क्लियरली सी डिप्लोमेसी जो है वो एक्चुअल में चालू की। तो डिप्लोमेसी चालू की इन द सेंस दैट इसने मल्टीपल लोकल लेवल के जो रूलर है उनके साथ कांटेक्ट करके फ्रेंडली रिलेशन जो है वो चालू किए, जिसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन वॉज द राजा कृष्णदेव राया। तो कृष्णदेव राया वॉज द रूलर ऑफ द एंटायर विजयनगर डायनेस्टी फ्रॉम 1509 से लेके 1530 के बीच में। ये बेसिकली ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एंड इन दैट कैपेसिटी इट वॉज विद द हेल्प ऑफ द कृष्णदेव राया एंड अल्बुकर्क, इन दोनों की बेसिकली जो अलायंस थी उसी के वजह से सुल्तान ऑफ बीजापुर जो है वो हार गए थे इन 1510। एंड हारने के बाद अल्टीमेटली कृष्णदेव राय ने जो पूरा का पूरा जो गोवा वाला एरिया है वो गिफ्ट में दे दिया था पोर्तुगीज को। अपार्ट फ्रॉम दैट होर्मज एंड आफ्टर मालाबार जो पोर्तुगीज हार चुके थे ये भी इसने वापस से कैप्चर करवा लिया। एंड आफ्टर फिर अल्टीमेटली ही वॉज द पर्सन फॉर द एनफोर्समेंट of the entire Portuguese policy in the entire or the naval superiority या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी उसको एनफोर्स करने का क्रेडिट भी जो है इन्हीं को जाता है। ये एनफोर्स कैसे हुई? तो बाय 1510 जो है पोर्तुगीज किंग जो है उसने सर्टन मटेरियल के ऊपर रॉयल मोनोपोली है वो डिक्लेयर करके रखी थी, जैसे स्पाइसेस, देयर आफ्टर सैंडलवुड, प्रेशियस मेटल एंड फिर इसके अलावा अल्टीमेटली यू कैन से दैट कॉटन। बहुत सारे कमोडिटी थे बट ये 4 इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। किंग ने बोला कि भाई ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट आर रॉयल मोनोपोली। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी इंडियन ओशियन में कोई भी अगर प्राइवेट ट्रेडर अगर ये पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर ट्रेड करना चाहता है तो वो ट्रेड कब हो सकता है? वो ट्रेड तभी होगा जब ऑब्वियसली किंग की परमिशन होगी। एंड दैट्स व्हाई पोर्तुगीज ब्रॉट देयर कारताज सिस्टम। ये जो कारताज सिस्टम इट इज नथिंग बट अ लाइसेंस सिस्टम। अगर आपको बेसिकली इंडियन ओशन में ट्रेड करना है देन आपको जो पोर्तुगीज के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मलाक्का हो सकता है, इंडियन ओशन के मल्टीपल सी पोर्ट हो सकता है, या फिर हॉर्मज हो सकता है, या फिर बेसिकली इवन गल्फ ऑफ अडीन हो सकता है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है पोर्तुगीज के वहाँ पे आपकी शिप रोकनी पड़ेगी एंड आफ्टर आपको जो है लोकल लेवल का पास जो है दैट इज कारताज खरीदना पड़ेगा। कारताज अगर आपने खरीदा देन ऑब्वियसली यू हैव द परमिशन टू ट्रेड इन एनी ऑफ द कमोडिटी इंक्लूडिंग द कमोडिटीज विच आर हैविंग रॉयल मोनोपोली। एंड फिर ये ट्रेड जो आप बेसिकली इंडियन ओशन में कैरी कर सकते हो। पोर्तुगीज ऑब्वियसली उनको बेसिकली इसके ऊपर क्या मिलता था? एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द टैक्स जो वो मिलता था, बिकॉज जब आप पास खरीदोगे देन ऑब्वियसली इट वाज इन रिटर्न ऑफ द मनी। तो दैट इज हाउ बेसिकली पोर्तुगीज जो है उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी चलती थी। एंड फिर ये जो कारताज सिस्टम जो है ये कारताज सिस्टम या फिर लाइसेंस सिस्टम इनिशियल लेवल पे इसी पीरियड में जो है वो इंट्रोड्यूस करके इसको एनफोर्स करने का काम जो है चालू किया था। एंड इन दैट कैपेसिटी पोर्तुगाल्स का जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा जो है ये एरिया के ऊपर सिक्योर किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है ही वाज क्वाइट अगेन लिबरल रूलर एंड इन दैट कैपेसिटी इसने इंडिया में बहुत सारी और चीज़ें जो है वो भी करके रखी थी। तो सबसे पहले तो सती जो है इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे अबॉलिशन का जो क्रेडिट है ये जाता है पोर्तुगीज को। पोर्तुगीज इन दर डोमिनियन अबॉलिश सती इन 1515। अल्टीमेटली 1829 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सती अबॉलिश की थी, बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सती अबॉलिश की थी वो ब्रिटिश टेरिटरी के लिए थी। एंड फिर ब्रिटिश टेरिटरी में गोवा हो सकता है, दीव दमन हो सकता है, दादरा नगर हवेली हो सकता है,
या फिर इवन सर्टन पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप, ये नहीं आते थे। ये सारी की सारी टेरिटरी जो पोर्तुगीज की हुआ करती थी, एंड पोर्तुगीज ने अपने टेरिटरी में 1515 में ही सती जो है वो एबॉलिश करके रखी थी। देर आफ्टर फिर अल्टीमेटली जो एक नई कम्युनिटी आपको गोवा, देर आफ्टर दीव दमन, एंड देर आफ्टर इवन वी कैन से दैट पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप इस एरिया में आज भी दिखेगी, दैट इज इंडो पोर्तुगीज। तो ये वाली जो कम्युनिटी ये भी बेसिकली इसी की वजह से आई, बिकॉज ही वॉज द पर्सन who always favored intermingling of the Portuguese and Indian population, and that's why he asked or he basically promoted his officers on the basis of the Indian wife. तो Indian wives लेने के लिए भी इसने ultimately पोर्तुगीज लोगों को प्रमोट किया। thereafter फिर टोबैको एंड thereafter कैशियो नट जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। thereafter फिर कुछ नई वैरायटीज ऑफ द कोकोनट एंड इवन न्यू वैरायटी ऑफ द मैंगो जो है वो भी इसी ने लाई थी, राइट। मैंगो की एक नई वैरायटी जो थी दैट इज अल्फोंसो मैंगो, ये भी बेसिकली इसी ने लाई थी। इसी के नाम के ऊपर बेसिकली अल्फोंसो मैंगो जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम वैरायटी माना जाता है मैंगो का, वो मिलेगा। इसको लोकल लेवल पे हापूस भी बोलते हैं। तो हापूस मैंगो या फिर अल्फोंसो मैंगो जो वो भी इसी बंदे ने जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। रोड एंड इरिगेशन वर्क इसने करवाए थे। एंडर आफ्टर फिर गोवा एंडर आफ्टर कोचीन, ये दोनों एरिया जो है काफी प्रोमिनेंट बने ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ दी फ्रांसिस अल्फोंसो डी अल्बकर्क। तो अल्फोंसो डी अल्बकर्क के अंडर वो हुआ। And thereafter Nino de Cunha, the most aggressive Portuguese governor general in India we can talk about is Nino de Cunha. It was this person who was responsible for the completely destroying the Gujarat dynasty of the Bahadur Shah. It was this person जिसने ultimately naval policy है या फिर supremacy of the naval for the Portuguese जो है वो एकदम ultimate level पे employ करके रखी थी। And it was this person जिसने अल्टीमेटली कोचीन से जो ट्रेड सेंटर है पोर्तुगीज का वो शिफ्ट किया टू दी गोवा। एंड फिर वही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर गोवा में शिफ्ट किया। सर्टन एरिया जो है वो इसने कैप्चर किए। जो बहादुर शाह जो है अल्टीमेटली उसी के पास से बैसिन दैट इज मुंबई वाला जो एरिया है उसके अराउंड वाला एरिया इसने कैप्चर कर लिया। एंड देयर आफ्टर ही आल्सो किल्ड बहादुर शाह। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली बंगाल के अराउंड एक हुगली का जो सेटलमेंट है ये भी इसी के पीरियड में जो है बना था। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी नीनो डी कुन्हा जो है इसके ऊपर इतना ही काफी है। तो दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली सी जो पोर्तुगीज है इनके बारे में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि पोर्तुगीज वर फर्स्ट टू अराइव इनटू इंडिया एंड लास्ट टू गो आउट ऑफ इंडिया, राइट। गोवा बिकेम लिबरेटेड इन 1961 एंड गोवा है उसके पहले कोचीन वाला जो एरिया है ये सारे के सारे एरियाज 1498 ऑनवर्ड जो है ये पोर्तुगीज ने कैप्चर करना चालू किए थे। तो पोर्तुगीज वर फर्स्ट टू अराइव इनटू इंडिया, लास्ट टू गो आउट ऑफ इंडिया, एंड इन दैट कैपेसिटी फिर इनका जो इम्पैक्ट है वो भी काफी सिग्निफिकेंट रहने वाला था। एंड वो रहा भी, बिकॉज एज फार एज इम्पैक्ट इज कंसर्न देन फिर इसको मल्टीपल हेडिंग्स में वी कैन डिवाइड। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन पॉलिटी देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ द अलायंस जो है ये काफी सिग्निफिकेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ अलायंस में इनिशियल लेवल पे 1510 में ही हमने देखा था। जो बेसिकली ये है दैट इज अल्फोंसो डी अल्बकर्क है, उसने अल्टीमेटली विजयनगर डायनेस्टी के साथ अलायंस करके बीजापुर को हरा था एंड देयरआफ्टर गोवा कैप्चर किया था। वैसे ही 1570 में बीजापुर जो है वो अहमदनगर के साथ अलायंस में गया एंड देयरआफ्टर फिर अल्टीमेटली पोर्तुगीज जो है ये भी बेसिकली क्या हुआ, देन पोर्तुगीज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है रहा। द अलायंस डिसाइडेड टू अटैक पोर्तुगीज पोजीशन इन देयर ओन डोमिनियन, बट अल्टीमेटली फिर पोर्तुगीज जो है उन्होंने अल्टीमेटली अपना जो पूरा का पूरा जो डिफेंस जो है वो किया एंड डिफेंस करने के बाद इन लोगों की अलायंस जो है तोड़ भी दी एंड फिर इन लोगों के साथ काउंटर अलायंसेस जो है वो भी साइन कर ली। देयर आफ्टर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी में जो न्यू इंडो पोर्तुगीज सोसाइटी इन्होंने बनाई जिसका इम्पैक्ट इंडिया में आपको आज भी दिखेगा गोवा, दीव दमन एंड देयर आफ्टर लक्षद्वीप के अराउंड। चर्च का जो सिस्टम है वो भी इंडिया में इन्हीं लोगों ने लाया। अल्टीमेटली इंडिया वॉज अवेयर ऑफ क्रिश्चियनिटी सिंस फर्स्ट सेंचुरी एडी इटसेल्फ। हम लोगों ने एंशंट इंडिया में भी देखा था कि पहलवाज नाम की डायनेस्टी हुआ करती थी फॉरेन इन्वेडर में जिसमें गोंडो फर्नेज नाम का रूलर था। एंड उसमें मैंने आपको बताया भी था कि सेंट थॉमस द अपोस्टल जो जीसस क्राइस्ट के 12 इंपॉर्टेंट डिसाइपल में से एक थे वो इंडिया में आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गोंडो फर्नेस। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड इटसेल्फ जो क्रिश्चियनिटी का प्रेजेंस है इंडिया में दिखाई दिया है। बट एज सच चर्च सिस्टम जो है या फिर चर्च वाली जो सिस्टम है वो इंडिया में नहीं थी, जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना जो है चालू कर ली। मल्टीपल चर्चेस एंड चर्च आर्किटेक्चर जो है गोवा का आज भी इंडिया के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। देयर आफ्टर नए टाइप ऑफ द क्रॉप जो है वो इन्होंने इंडिया में लाए। पोटैटो होगा, टोमेटो होगा, कैशियो नट होगा, ये तीनों कमोडिटीज जो है काफी सिग्निफिकेंट है। इसके बिना आज इंडिया में जो है खाना नहीं बनता।
ये तीनों वैरायटीज अल्टीमेटली पोर्तुगीज ने इंडिया में लाई थी। एंड इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी जो थी ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदू। इन लोगों ने हिंदू रिलीजन जो उसको पैट्रोनाइज किया था, but at the same time they persecuted Islamic religion, obviously because of the international aspect of the Christianity versus Islamic society जो इस टाइम पे चल रही थी। अभी हमने देखा था कि 1453 के अराउंड जो है बाइजेंटाइन एम्पायर जो क्रिश्चियन एम्पायर है कोलैप्स हो गया था एट द हैंड ऑफ द ऑटोमन टर्क्स। तो जो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लामिक रिलीजन की जो इनफाइटिंग है, ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लामिक रिलीजन के इनफाइटिंग के वजह से इन लोगों ने हमेशा से इस्लामिक रिलीजन जो उसको परसिक्यूट भी किया है। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि इस्लामिक रिलीजन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। 1510 में भी विजयनगर डायनेस्टी के साथ होके बीजापुर के जो सुल्तान है उनको हराने का काम जो पोर्तुगीज ने किया था, एंड दैट्स व्हाई दे वर नेवर इन द वी कैन से दैट इन गुड टर्म्स विद द इस्लामिक डायनेस्टीज। Thereafter फिर इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, एज फार एज इम्पैक्ट ऑन ट्रेड इज कंसर्न, देन वही है कि अल्टीमेटली रॉयल मोनोपोली जो इन्होंने सिक्योर करके रखी थी, जिसके वजह से कोई भी शिप को पकड़ के उसको सर्च करते थे ताकि कोई भी शिप जो है वो कारतास या फिर पासिल जो है उसके अगेंस्ट ना जा पाए। एंड इसके वजह से फिर अल्टीमेटली गुजराती एंड अरब ट्रेडर जो है उनको इनिशियल लेवल पे लॉस हुआ, बट एज फार एज ट्रेड जो है उसका या फिर उसके ऊपर जो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं दिखाई दिया गया है। तो जो इम्पैक्ट है ट्रेड के ऊपर वो ज़्यादा नहीं था। क्यों नहीं था? इसके मल्टीपल रीजंस है, उसके ऊपर ना ही जाए तो बेटर है, बिकॉज काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट कुछ कुछ आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जो इंडियन ओशियन वाली जो ट्रेड है, ये इंडियन ओशियन की सारी जो ट्रेड है वो गुजराती एंड देयर आफ्टर अरब मर्चेंट के थ्रू ही डोमिनेटेड थी। एंड इन दैट कैपेसिटी गुजराती एंड अरब मर्चेंट जो है, जैसे ही पोर्तुगीज ने अपना पूरा का पूरा जो बेसिकली कारता सिस्टम लगाना चालू किया, इन्होंने फिर समुद्री लुटेरे जो होते हैं, दैट इज पायरेट जो होते हैं, उनको स्पॉन्सर करना चालू कर लिया। ऑब्वियसली पायरेट जो है वो क्या करते हैं, पायरेट्स बेसिकली समुद्री शिप जो है या फिर बेसिकली जो पूरा का पूरा जो शिप है उसको लूटने का काम करते हैं। बट आपने मूवीज में भी बहुत टाइम पे देखा होगा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट शिप जो उसी को लूटते हैं। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली इनको क्रिएट करने वाले प्राइवेट ट्रेडर है। प्राइवेट ट्रेडर जब अपना माल सी के थ्रू लेके जाएंगे तो एक गवर्नमेंट शिप्स इनको रोकती थी और इनको बेसिकली टैक्स पे करने पे मजबूर करती थी। तो रैदर देन पेइंग टैक्सेस ये पायरेट लोगों को कम पैसा देंगे एंड इनके थ्रू अपना प्रोटेक्शन करवाएंगे, ताकि जब भी कोई भी बेसिकली गवर्नमेंट शिप आजू बाजू में आए ये पायरेट जाके उसको डुबो दे। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली पायरेट जो है या फिर समुद्री लुटेरे जो है वो इंडियन ओशियन में आए, बट इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन ओशियन का ट्रेड इनके पास नहीं रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वास्टनेस ऑफ द इंडियन ओशियन। बहुत बड़ा है इंडियन ओशियन एंड इसमें फिर इन्होंने बस स्ट्रेटेजिक जगह पे अपने पोर्ट बना के रखे थे। जस्ट बिकॉज यू हैव मलाक्का, जस्ट बिकॉज यू हैव बेसिकली स्ट्राइट ऑफ हॉर्मज, या फिर जस्ट बिकॉज यू हैव द एंटायर वी कैन से दैट गल्फ ऑफ अडेन या फिर इंडियन ओशन पोर्ट, डज नॉट मीन दैट आप पूरा का पूरा इंडिया का जो ट्रेड है वो कैप्चर करके रखोगे या फिर ओशियानिक ट्रेड कैप्चर करोगे। देर आर लॉट्स ऑफ वेज या फिर देर आर लॉट्स ऑफ लूप होल जो बेसिकली अवेलेबल थे एंड जो लोकल लेवल पे एक्सप्लॉइट जो किए जाते थे। एंड देयर आफ्टर फिर एक काउंटर प्रेशर भी हमेशा रहा है। काउंटर प्रेशर मतलब ऑब्वियसली जो गुजरात एंड अरब जो मर्चेंट है इन लोगों को ऑब्वियसली सी में लॉस हुआ, बट इसके अलावा और भी तो दूसरे कंट्रीज के ट्रेडर थे। ये लोग अल्टीमेटली अपने घर पे जाके होम गवर्नमेंट के पास कंप्लेन करते थे एंड फिर पोर्तुगीज के ऊपर काउंटर प्रेशर बनाने का जो है बेसिकली फोकस करते थे। एंड ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है कि पोर्तुगीज जो है अपना कार्ता सिस्टम जो है इतना ज़्यादा लेवल पे कभी भी मैनेज नहीं कर पाए। तो ये तीन रीज़न ही याद रखना, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। बट ननथलेस जो एशियन ट्रेड नेटवर्क है वो हमेशा से गुजरात एंड अरब ट्रेड मर्चेंट के थ्रू ही डोमिनेटेड रहा है। पोर्तुगीज ने इन दोनों के ऊपर बस टैक्सेस लगाने के लिए कार्ता सिस्टम बनाई थी। डोमिनेट करना मतलब इन लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाना है, दैट्स इट। एंड वही फिर अल्टीमेटली पोर्तुगीज ने जो है वो किया। एंड एज आई टोल्ड यू अल्टीमेटली जो बेसिकली जो प्लेयर्स अल्टीमेटली समुंदर में हारते थे, दैट इज गुजराती हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं, वो अल्टीमेटली अपने होम गवर्नमेंट को जाके कंप्लेन करके पोर्तुगीज के ऊपर प्रेशर बनाते थे। अल्टीमेटली फिर ये सारी की सारी चीज़ों के वजह से ना गुजराती ट्रेडर जीते, ना अरब ट्रेडर जीते, ना पोर्तुगीज ट्रेडर जीते। इन सबका फायदा अल्टीमेटली किसको हुआ? डच एंड देयर आफ्टर ब्रिटिश ट्रेडर्स को हुआ। ये कैसे हुआ? ये जब मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे। बट अल्टीमेटली ये जो इनफाइटिंग हुई इन बिटवीन गुजराती देयर आफ्टर अरब एंड देयर आफ्टर पोर्तुगीज ट्रेडर, इसकी वजह से कोई भी एंटिटी जो विक्टोरियसली नहीं बन पाई। इनफैक्ट जो ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वही अल्टीमेटली सफरर बना ये सारी चीज़ों के वजह से। एंड देयर आफ्टर ट्रेड विद जापान,
इन्होंने चालू की थी, बट अर्लीस्ट लेवल पे जैसे ही चालू हुई जापान ने जो ये ट्रेड बैन करके रखी थी बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरनल रीजंस। एंड देयर आफ्टर फिर स्ट्रेंथ ऑफ नेवी जो है ये भी इन्होंने इंडिया में दिखाना चालू कर लिया था कि जो नेवल फोर्सेस जो है उसका अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ होता है विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, दैट इज समथिंग दैट दिस पीपल हैड शोन एंड दैट सम्स अप द एंटायर पोर्तुगीज बेसिकली ट्रेड, वी कैन से दैट। बट अगेन जाते जाते ओके जीएस का बैच है एंड दिस पर्टिकुलर बैच जो है नाउ दिस इज फॉर द 2024 कैंडिडेट जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी फॉर यू। एंड अल्टीमेटली एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स जो आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एंड फिर ये फाउंडेशन कोर्स क्यों करना है, बिकॉज जब आप फाउंडेशन कोर्स करते हो देन ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ पर्टिकुलर गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। वरना होगा क्या, नेट पे देखोगे, इधर उधर देखोगे एंड फिर जो है बेसिकली कुछ भी पढ़ोगे जिसका अल्टीमेटली लॉस ही होना है, जो मुझे भी हुआ। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली ऑल्सो कि अल्टीमेटली फाउंडेशन कोर्स ना होना इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर माई ओन फेलियर इन दी यूपीएससी। तो दैट्स लाइक अच्छा फाउंडेशन कोर्स जो है आपको हमेशा बेसिकली लेना चाहिए। एंड इन टॉकिंग ऑफ द फाउंडेशन कोर्स देन ऑब्वियसली स्टडी IQ जो है उन्होंने 2023 के लिए भी मल्टीपल फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए थे। अब 2024 के लिए भी वी आर कमिंग आउट विद द नेक्स्ट बैच दैट इज बैच 5, जिसका एडमिशन जो है बेसिकली इट इज गेटिंग क्लोज्ड ऑन द 14th of March। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2024 then obviously this is very high time that you choose for this particular course because it is available at a very affordable rate if you use my code that is SN Live। and then that will be it guys from my side। फिर again जाते जाते जो crux and thereafter PPT जो है you will be getting on this particular channel। chapter 9 जो है अब वो ओवर हो चुका है। tomorrow we will move to the chapter 10 and I'll try to finish it up it in a one go itself। तो उसको पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली एक ही वीडियो में खत्म करने का ट्राई करेंगे। बट दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आज के लिए फिर रोकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, विल बी मीटिंग अगेन देन टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।